होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज हम फिज़िक्स को इजी तरीके से समझते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं क्लास 9 का चैप्टर मोशन विद मी श्रुति मैम। सो मोशन तो आप समझते ही होंगे। मोशन का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज करता है तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, और अगर टाइम के साथ उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है तो हम कहते हैं कि वो रेस्ट पे है। अब ये जो टर्म है मोशन एंड रेस्ट, दीज आर नॉट एब्सोल्यूट, मतलब कि ये रिलेटिव टर्म है। ये डिपेंड करते हैं ऑब्जर्वर पर एंड हेंस द फ्रेम ऑफ रेफरेंस चोजन। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या भला है? कोई भला नहीं है। आइए इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सपोज़ एक कमरा है, उसमें एक टेबल है जिसके ऊपर एक बुक रखी है। तो अगर कोई आदमी उस कमरे से उस बुक को देखेगा तो वो कहेगा कि ये बुक तो रेस्ट पे है। पर वहीं अगर कोई एस्ट्रोनॉट है जो चाँद के ऊपर है और वो अर्थ को देखता है तो वो क्या देखेगा कि अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है, और क्योंकि वो बुक अर्थ के ऊपर है, उस कमरे में जो अर्थ के ऊपर सिचुएटेड है, तो वो बुक भी और वो कमरा और वो टेबल अर्थ के साथ मोशन में है। तो उस एस्ट्रोनॉट के लिए जो चाँद पे है वो बुक मोशन में है। तो देखा आपने, अगर हम ऑब्जर्वर को उस कमरे से चाँद पे ले जा रहे हैं तो जो बुक रेस्ट पे थी पहले वो मोशन में आ गई। चलिए अब एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं। ये एक ट्रेन है जिसमें एक फैमिली ट्रैवल कर रही है। तो ये लोग प्लेइंग कार्ड्स बड़ी मस्ती में जा रहे हैं, और मम्मी बोलती है अपने बेटे से कि बेटा हम लोग आराम से कार्ड्स खेलते हुए रेस्ट में हैं, और हमारे साथ हमारा सामान और फेलो पैसेंजर्स जो बैठे हुए हैं वो भी रेस्ट पे हैं। पर वहीं एक आदमी जो प्लेटफॉर्म से उस ट्रेन को मूव करते हुए देख रहा है, उसके लिए वो सारे पैसेंजर्स, वो सारा सामान उस कंपार्टमेंट में रखा हुआ, वो सब मोशन में है। तो वो मम्मी अपने बेटे से कह रही है वी आर एट रेस्ट, हम सब रेस्ट पे हैं। पर वो आदमी जो प्लेटफॉर्म से उस ट्रेन को जाते हुए देख रहा है वो कहेगा नो नो यू ऑल आर मूविंग। सो व्हाट आर दे एट रेस्ट और आर दे मूविंग? सो ये डिपेंड करता है एट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर और फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूजें। मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने क्या उस कंपार्टमेंट को माना है, या फिर हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस प्लेटफॉर्म को चूज़ किया है। ओके, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ नहीं है, एक सिंपली इट्स अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स जो यूज़ करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन और वेलोसिटी को डिटरमाइन करते हैं, और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे फर्दर चैप्टर्स में। ओके, तो अभी हम डिस्कस करते हैं अब आगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मतलब आप समझते हैं, यूनिफॉर्म मीन्स एक जैसा, जो चीज़ एक जैसी है। तो कोई भी मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट एक जैसा डिस्टेंस एक जैसी टाइम इंटरवल में कवर करेगा उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। वहीं अगर ऑब्जेक्ट अनइक्वल, मतलब कि एक जैसा डिस्टेंस नहीं, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल करेगा तो उसे कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसमें हमें टाइम को या फिर डिस्टेंस दोनों में से एक चीज़ को फिक्स रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने इसमें टाइम को इक्वल कर दिया है, ओके, और डिस्टेंस अनइक्वल कर दिया है। अच्छा, अब एग्ज़ाम्पल से इसको और समझते हैं। एग्ज़ाम्पल है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से जाएगा, स्पीड आप समझते ही होंगे, आप लोग साइकिल चलाते हैं या पापा मम्मी के साथ कहीं किसी ऑटो रिक्शा या कार में जाते हैं तो आप समझते हैं कितना तेज़ वो गाड़ी जा रही है, कितनी धीमे जा रही है, कितना डिस्टेंस उसने कितने टाइम में ट्रैवल किया है, वही आपकी स्पीड कहलाती है। तो अगर आपकी स्पीड किसी भी जगह अगर आपकी स्पीड सेम रहती है
तो उस मोशन को कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। लाइक एक प्लेन है जो कांस्टेंट स्पीड से हाई ऑल्टीट्यूड पे जा रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। वहीं अगर एक कार है जो हाईवे पे जा रही है जहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं है और वो अपनी स्पीड मेंटेन रख पा रही है, कांस्टेंट रख पा रही है, तो हम उसकी मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। वहीं अगर एक शिप है जो सी में सेल कर रही है और वो अपनी स्पीड को कांस्टेंट रख पा रही है तो उसके मोशन को हम यूनिफॉर्म कहेंगे। और अगर जो ट्रेन है वो एक स्टेडी पेस पे जा रही है ट्रैक पे तो उसको भी हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन रियल लाइफ में एक्चुअली में ज़्यादातर जो हमारा मोशन होता है दैट इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि प्लेन जब लैंड करता है तो उसमें क्या होता है कि हमें पायलट को अपनी जो प्लेन की स्पीड है उसको डिक्रीज़ करना पड़ता है ताकि वो लैंड कर पाए। तो वो स्पीड को डिक्रीज़ कर रहा है, मतलब स्पीड सेम नहीं रह रही है थ्रू आउट इट्स लैंडिंग, तो इसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वैसे अगर बस कोई है वो ट्रैफिक में से जा रही है तो उसको कहीं पे अपनी स्पीड कम करनी पड़ेगी, कहीं पे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तो उसकी स्पीड चेंज हो रही है, दैट मीन्स वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। वैसे ही अगर एक ट्रेन है जो इस डेस्टिनेशन को अप्रोच कर रही है तो उसको भी हम बोलेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। या फिर रेसिंग कार है, रेसिंग कार में क्या करना पड़ता है, आप गेम्स खेलते हैं रेसिंग कार वाले, तो आप क्या करते हैं, आप चाहते हैं आपकी कार फर्स्ट आ जाए तो आप ओवरटेक कराते हैं, कहीं पे स्पीड बढ़ाते हैं, कहीं एक्सेलरेट करते हैं। तो स्पीड जब चेंज कर रहे हैं तो ये भी आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। या फिर जब आप बिजी रोड पे साइकिलिंग करते हैं तो आपको बार बार अपनी साइकिल को रोकना पड़ता है या भगाना पड़ता है, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अब हम इम्पॉर्टेंट टर्म समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। सुनने से लगता है ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम चीज़ है, पर ये दोनों सेम चीज़ नहीं है। इसको इस एक एग्जांपल से समझते हैं। ओके, जैसे सपोज़ आप इस साइकिल पे एक ये बॉय है, इसको उसकी मम्मा ने कहा कि जाइए आप मेरे लिए फ्रूट्स लेके आ जाइए, उसके बाद बुक स्टोर पे तुमको जाना है, वहाँ से बुक्स लेके आनी है, फिर मिल्क शॉप से मिल्क लेके आना है और वापस घर पे आ जाना है। तो उस बच्चा स्टार्ट कर रहा है जर्नी। वेजिटेबल शॉप उसके घर से 5 किलोमीटर दूर है तो वो 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। फिर वेजिटेबल शॉप से बुक स्टोर 2 किलोमीटर दूर है तो वो 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। फिर मिल्क शॉप 5 किलोमीटर दूर है तो उसने 5 किलोमीटर और ट्रैवल किया और फाइनली वो 2 किलोमीटर और ट्रैवल करके अपने घर पहुंच गया। तो डिस्टेंस कितना हो गया, तो टोटल डिस्टेंस जो उस बच्चे ने ट्रैवल किया है, इस लड़के ने, दैट विल बी कितना हो जाएगा, 5 + 2 + 5 + 2 = 14 किलोमीटर। ओके, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मतलब कम से कम जो डिस्टेंस होगा, दूरी होगी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब इस केस में फाइनल और पोजीशन और इनिशियल पोजीशन क्या हो जाएगी, इस बच्चे ने इनिशियल पोजीशन अपने घर से स्टार्ट की थी, ठीक है, इनिशियल पोजीशन इसके घर था, और फाइनल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन भी इसका घर ही है। ओके, तो मतलब इसका फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम हो गया, तो क्या होगा, एक सेकेंड, हाँ, तो क्योंकि इसका फाइनल इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, हमने कहा था इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन और माइनस फाइनल पोजीशन, ठीक है, तो इनिशियल माइनस दोनों सेम हो गए तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो गया, 0 किलोमीटर। ओके, समझ में आया। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं।
तो एक और एग्जांपल देखते हैं। ये दो क्लॉक्स हैं, एक में 12 बज रहा है और एक में 12:30 बज रहा है, 12 and 12:30। ओके, दिस इज 12 एंड दिस इज 12:30। ठीक, तो 12 बजे आपने देखिए मिनट हैंड जो है दैट इज़ एट 12 एंड 12:30 पे मिनट हैंड आपकी 6 पे आ गई है। तो 12 से 12:30 बजने में मिनट हैंड ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? उसने ट्रैवल किया आपका ये सेमी सर्कल। ओके, ये जो सेमी सर्कल है मिनट हैंड ने 12 से 12:30 मिनट्स तक ट्रैवल किया है। ओके, तो डिस्टेंस इस केस में कितना हो जाएगा? डिस्टेंस विल बी, क्योंकि ये हाफ सर्कल है तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr, और क्योंकि ये हाफ सर्कल उसने ट्रैवल किया है तो डिस्टेंस हो जाएगा 2πr डिवाइडेड बाय 2। अब सपोज़ अगर इस मिनट हैंड का लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो आपकी डिस्टेंस हो जाएगा 2 × पाई × 10 डिवाइडेड बाय 2। दिस विल बी इक्वल टू पाई × 10, राइट, सेंटीमीटर, और 31.4 सेंटीमीटर। वहीं अगर आप इसमें डिस्प्लेसमेंट देखिए कि इस मिनट हैंड ने डिस्प्लेसमेंट कितना किया है, तो इनिशियल पोजीशन उसकी 12 पे थी और फाइनल पोजीशन उसकी 6 पे आ गई, यानी कि, और मैंने डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या बताई? इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन इसकी 12 है, फाइनल पोजीशन इसकी 6 है, या फिर कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स कि द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग फाइनल इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, मतलब उस स्ट्रेट लाइन की लेंथ होता है, लेंथ आप मेजर कर लीजिए, जो कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन को ज्वाइन करती है, एंड दैट विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट। तो आपने इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से जोड़ देना है स्ट्रेट लाइन के थ्रू, और ये जो स्ट्रेट लाइन मिली है इसकी लेंथ आपकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द लेंथ ऑफ नीडल मिनट हैंड, which is equal to 2 × 10 equals to 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, अब आगे चलते हैं। नाउ वी विल सी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंसेस क्या क्या है। डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ जो ऑब्जेक्ट ने कवर किया है, और डिस्प्लेसमेंट, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, वो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर उस स्ट्रेट लाइन की लेंथ जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करती है। ठीक है, अच्छा, डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब क्या होता है? जो भी क्वांटिटी जिसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसिडर करते हैं, या जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है, ठीक है, उसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है हमारा, डायरेक्शन नहीं हम कंसिडर करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी जिसमें बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है। ठीक है, ओके, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला डिस्टेंस के लिए है स्पीड इनटू टाइम, और फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट के लिए है वेलोसिटी इनटू टाइम। स्पीड और वेलोसिटी के बारे में हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। डिस्टेंस के लिए पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ होती है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव या ज़ीरो नहीं होता है।
वेयर एज डिस्प्लेसमेंट के लिए पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है और ज़ीरो वैल्यू भी होती है। कैसे? जैसे कि डिस्टेंस कब होगा? जब बॉडी कोई सर्टेन पार्ट ट्रैवल करेगी, ठीक है। तो अगर बॉडी ने कोई सर्टेन पार्ट ट्रैवल कर ही लिया है तो मतलब उसकी कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। बट डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट मैंने कहा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, जैसे कि वो लड़का अपने घर से निकलता है और वापस सामान लेके घर पे ही पहुंच जाता है, तो उस केस में फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन तो सेम हो गई, तो इसमें आपका जो डिस्प्लेसमेंट है ये ज़ीरो हो गया, ठीक है। अब वहीं पे अगर आप बॉडी वन डायरेक्शन में मूव कर रही है, वन डायरेक्शन मतलब एक स्ट्रेट लाइन में पाथ कर रही है, मूव कर रही है, तो हमने क्या मान लिया, जहाँ से वो स्टार्ट हो रही है उसको हम मानेंगे ओरिजिन, ठीक है, उसको बोलते हैं ओरिजिन। अब ओरिजिन से अगर एक डायरेक्शन को हम इस साइड को, लेफ़्ट को, राइट को मान लेते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन और उसके लेफ़्ट को मान लेते हैं नेगेटिव डायरेक्शन, तो बॉडी अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती है तो मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव होगा, और अगर बॉडी लेफ़्ट साइड में जाती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि डायरेक्शन कितना इम्पॉर्टेंट है। डायरेक्शन चूज़ करने में डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, वेरस आपका डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि सिर्फ उसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। डिस्टेंस जो होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है। सपोज़ मुझे यहाँ से यहाँ पर जाना है, ए से बी पर जाना है, तो मेरे पास कई पाथ हो सकते हैं। मैं इस पाथ से भी जा सकती हूँ, मैं इस पाथ से भी जा सकती हूँ, मैं इस पाथ से भी जा सकती हूँ, ओके। तो दिस इज़ योर फर्स्ट पाथ, दिस इज़ योर सेकंड पाथ, दिस इज़ योर थर्ड पाथ, ठीक। तो मैं किसी भी पाथ से जा सकती हूँ। तो डिस्टेंस मेरा देख रहे हैं आप, ये दिस पाथ इज़ शॉर्टेस्ट पाथ, फिर ये पाथ थोड़ा सा बड़ा होगा और ये उससे भी बड़ा होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द पाथ चोजन, जो भी पाथ हमने चूज़ किया है उसके हिसाब से हमारा डिस्टेंस चेंज हो रहा है। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया है कि वो स्ट्रेट लाइन होगी, उस स्ट्रेट लाइन का लेंथ होगी जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन को जोड़ा है। तो यहाँ से मैंने एक स्ट्रेट लाइन बी तक बनाई, ओके। थोड़ा सा बी पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया है, बट ये आप समझ लीजिएगा। तो इसकी लेंथ जो है, ये स्ट्रेट लाइन तो सिर्फ एक ही होगी, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो सिर्फ एक ही होगा और वो सिर्फ फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, वो पाथ टेकन पे डिस्टेंस डिपेंड नहीं करेगा, ओके। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, a particle is moving in a circle of diameter 5 meter. Calculate the distance covered and the displacement when it completes 3 revolution. तो एक पार्टिकल है जो 5 मीटर डायमीटर के सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है। सपोज़ ये मेरा एक सर्कल है, ओके, एंड इसका डायमीटर जो है दैट इज़ 5 मीटर, ओके। और पार्टिकल इस सर्कल के अलॉन्ग, सर्कमफ्रेंस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे ही, ओके। नाउ हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट कंप्लीट्स 3 रेवोल्यूशंस। तो देखिए डायमीटर इसका है 5 मीटर, सो रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस विल बी इक्वल टू 2.5 मीटर, ठीक। अब डिस्टेंस इन 1 रेवोल्यूशन कितना हो जाएगा? डिस्टेंस इन 1 रेवोल्यूशन हो जाएगा कि एक पूरा सर्कमफ्रेंस हो जाएगा इस सर्कल का, है ना। इस पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस उसने कवर किया है, तो दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई r,
अब ऐसे उसने 3 रेवोल्यूशंस कंप्लीट किए हैं, तो डिस्टेंस इन 3 रेवोल्यूशन क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स इंटू डिस्टेंस इन 1 रेवोल्यूशन, जो उसने एक रेवोल्यूशन जितना डिस्टेंस कवर किया उसका 3 टाइम्स। तो दिस विल बी 3 इंटू 2 पाई आर, वैल्यूज़ रख देंगे 3 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 2.5, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस विल बी इक्वल टू 47.1 मीटर। ओके, नाउ डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। अब जब वो कंप्लीट रेवोल्यूशन कर रही है बॉडी इस सर्कल के अलॉन्ग, तो आफ्टर 3 रेवोल्यूशन उसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम होगा, राइट। सो इनिशियल और फाइनल जब सेम होगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, डन। नाउ सेकेंड है अ बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर फ्रॉम ए टू बी and then moves in a distance of 20 meter at right angles to AB. Calculate the total distance travel and the displacement. So suppose ये एक बॉडी है जो A से B जा रही है जिसकी लेंथ है 15 मीटर। अब क्या बोल रहा है, then moves a distance of 20 meter at right angle to AB. right angle to AB क्या होगा, ये होगा। इस पॉइंट को मान लेते हैं हम C, ठीक। इसकी लेंथ दी गई है 20 मीटर। सो हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस सिंपल है, डिस्टेंस विल बी द टोटल पार्ट ट्रैवल, जो उसने टोटल पार्ट ट्रैवल किया है उसकी लेंथ। तो पहले उसने 15 मीटर ट्रैवल किया था, फिर 20 मीटर ट्रैवल किया था, तो कितना हो जाएगा आपका डिस्टेंस, हो जाएगा 15 + 20 इज इक्वल टू 35 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट है क्या सेम होगा, नहीं सेम नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट होगा, मैंने बताया था इसमें इनिशियल देखना है और आपको फाइनल देखना है। इनिशियल क्या है आपका, इनिशियल पोजीशन है आपकी ए पे और फाइनल पोजीशन क्या होगी बी सी पे, ठीक है। इसके अलावा हमें बीच में कुछ नहीं देखना है, ठीक, सिर्फ इनिशियल पोजीशन आइडेंटिफाई करनी है और फाइनल पोजीशन। उसके बाद इनिशियल और फाइनल को हमें एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन क्या हो गई, ए सी, और अब ये हमारा बन गया है क्या, राइट एंगल ट्राइंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा है, तो इस डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आपका ये है जो हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अभी आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ए, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका AB इज़ 15 इंटू 15, ओके, प्लस 20 इंटू 20, दिस विल बी इक्वल टू 225 प्लस 400, दिस विल बी इक्वल टू 625 एंड दिस इज इक्वल टू, so AC will be equal to, this is AC square will be equal to 625 का अंडर रूट which is equal to 25 मीटर। ओके, डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट कंप्लीट्स हाफ द सर्कल एंड व्हेन इट कंप्लीट्स 1 फुल सर्कल। मतलब एक ऑब्जेक्ट है जो एक सर्कल जिसका रेडियस r है उसके अलॉन्ग मूव कर रहा है। अब हमें बताना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन ऑब्जेक्ट ने हाफ सर्कल कंप्लीट किया है और ऑब्जेक्ट ने फुल सर्कल कंप्लीट किया है। तो चलिए अब देखते हैं। फर्स्ट हम निकालते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट कंप्लीट्स हाफ द सर्कल।
तो हाफ सर्कल कंप्लीट किया है, ये रहा आपका एक हाफ सर्कल। ओके, इसका रेडियस है r, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, रेडियस है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू हाउ मच, सरकमफ्रेंस का हाफ हो जाएगा, 2 पाई r डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू पाई इंटू r। ठीक, फर्स्ट केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जॉइनिंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या है आपकी, ये है, फाइनल पोजीशन ये है आपकी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये तो बड़ा है। ओके, ये जो सेमी सर्कल आपको दिख रहा है, जो स्ट्रेट लाइन है आपकी ये वाली, ये दिस इज़ योर डिस्प्लेसमेंट। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू आर। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड है व्हेन इट कंप्लीट्स 1 फुल सर्कल। अब जब 1 फुल सर्कल कंप्लीट कर ले रहा है, मतलब वापस अपनी इनिशियल पॉइंट पे आ गया, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 1 सरकमफ्रेंस। ठीक है, डिस्टेंस 2 पाई आर हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ गया है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। ओके, नाउ आते हैं हम स्पीड और वेलोसिटी पे। स्पीड क्या होती है, स्पीड इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है, या फिर गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कि कितना डिस्टेंस बॉडी ने ट्रैवल किया है एक पर्टिकुलर टाइम में, उसको कहते हैं स्पीड। और वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है, सेम है, डिस्टेंस ही है विच एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है एक पर्टिकुलर टाइम में या पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, बट इन अ गिवन डायरेक्शन। ठीक है, तो वेलोसिटी में डायरेक्शन जुड़ा हुआ है, ये आपको याद रखना है। और दूसरी तरीके से आप कह सकते हैं स्पीड विद डायरेक्शन इज़ वेलोसिटी। ठीक है, ओके। नाउ स्पीड जो होती है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी मतलब मैंने पहले भी बताया था कि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। उसको स्पेसिफाई करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है। ठीक, स्पीड डिस्टेंस की तरह कभी भी नेगेटिव या ज़ीरो नहीं हो सकती है, बट वेलोसिटी जो है वो आपकी ज़ीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। दोनों की जो यूनिट्स हैं वो सेम है। स्पीड भी इज़ मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी इज़ ऑल्सो मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। फॉर्मूला है स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। और एवरेज वेलोसिटी का दूसरा एक फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। नाउ यूनिफॉर्म मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका मोशन डिस्क्राइब हम कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, फर्स्ट इज v इक्वल्स टू u प्लस ई टी, सेकेंड इज s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इज v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जहाँ पे s जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, u जो है इनिशियल वेलोसिटी है, v जो है फाइनल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है एंड t ऑब्वियसली टाइम है आपका। ठीक है, नाउ कम्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। मतलब सिंपली एक्सेलरेशन क्या है, कितना चेंज वेलोसिटी में आ रहा है टाइम के साथ, दैट इज़ योर एक्सेलरेशन। ठीक है, ओके। फॉर्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन का, चेंज इन वेलोसिटी
डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक, दूसरा फॉर्मूला है, अगर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों हैं तो आप एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, a इक्वल्स टू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, ऐसा यूनिट मतलब इसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, इट इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो अभी ये चैप्टर कंप्लीट, इस चैप्टर में हमने इसको अंडरस्टैंड किया है इम्पॉर्टेंट टर्म्स। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इक्वेशंस बताऊंगी, न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाऊंगी कि किस तरह से हम मोशन चैप्टर्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।